अच्छा, एल एन राव साहब एक बात बताइए, कुछ नहीं होता, पढ़ के आया। सेंट्रल दिल्ली, पहाड़गंज, जाफराबाद, सीलमपुर, साउथ कैंपस, उत्तम नगर, रंगपुरी, ये बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई में ये पाया गया कि जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी यहां पर रह रहे हैं, उनके पास आधार भी है, पैन कार्ड भी है, वोटर आईडी कार्ड भी है, उनके पास पासपोर्ट भी है, मार्कशीट तक उनने बनवा ली है और पुलिस अधिकारी का यह बयान है कि वो वोट भी दे रहे हैं। अब ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है देश के लिए? देखिए, नमस्कार आप सभी को। ये बहुत बड़ा खतरे की बात है। मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, और ये आज से नहीं हुआ है, ये कई सालों से चल रहा है। जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड और जो मार्कशीट वगैरह बनी है वो एक दिन में नहीं बनती, कभी नहीं बनती। लेकिन जब से ये आ रहे हैं, कौन सी पार्टी क्या कर रही है वो तो जांच का विषय है। किस पार्टी ने इनके आधार कार्ड बनवाए, किसने इन्होंने वोटर कार्ड बनवाए। कोई ना कोई ऐसी पार्टी है जो इनके वोट बैंक में सेंध लगाना चाह रही है, यानी वोट लेना चाह रही है। अच्छा। वो सारी पब्लिक को मालूम है कौन सी पार्टी है। मैं नाम लेना नहीं चाहता, मैं कोई पॉलिटिकल प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन लोगों को सबको पता है कौन सी पार्टी कर रही है। और जो भी कुछ कर रही है वो देश हित में नहीं हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो हमारे जो संसाधन है, हमारे देश के 2 लोगों के लिए संसाधन है, उनके लिए तो पूरे नहीं होते। और इन लोगों को बाहर से, बांग्लादेशी रोहिंग्या को यहाँ बसा कर जो किया जा रहा है वो ये बिल्कुल उचित नहीं है। हमारे जो दिल्ली के खास तौर से और पूरे देश में है, ये कोई दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश में जैसे जैसे फंसा रहे हैं सभी लोग। हमारा यहाँ का जो दूसरा फैसिलिटीज ले रहे हैं, पानी, अन्न और सारा कुछ ले रहे हैं, और हमारा रोजगार भी यहाँ पे, हमारे लोगों को बेरोजगारी है। लेकिन फिर ये लोग आकर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं रोजगार का भी हिस्सा बन जाते हैं। राव साहब एक बात बताइएगा, राव साहब आप वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, और जब जब आप यहाँ पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे उस वक्त भी आपने ऐसे कई मामले देखे होंगे। मुझे एक बात बताइए, पुलिस की नजर में तो सब रहता है, पुलिस के तो इतने खबरी रहते हैं, उनको सब पता रहता है कौन वैध तरीके से रह रहा है, कौन अवैध तरीके से रह रहा है, किसने टीन टप्पर लगा लिया, किसने टेंट लगा लिया। तो पुलिस डायरेक्ट एक्शन क्यों नहीं लेती? कोई दबाव रहता है क्या, कोई प्रेशर रहता है? देखिए, पुलिस की डेफिनेटली इंफॉर्मेशन रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस आकर उसको बसाने की बात करते हैं तो पुलिस के ऊपर पुलिस इलीगल काम कर नहीं सकती है। लेकिन जो कोई आदमी आगे बस गया है उसको उठाने का काम पुलिस का नहीं है। लेकिन हाँ, कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, बता सकते हैं। वो जहां जहां बसे हैं वहां की पुलिस ने कहीं ना कहीं रिपोर्ट भी जरूर करी होगी कि इलीगल आदमी है। हर SHO अपने इलाके में जो भी कोई इलीगल एक्विपमेंट आता है उसकी खबर देते हैं, सरकार के पास उसको खबर दी जाती है। ठीक है, यानी एक बात क्लियर है जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर रहता है, इसलिए पुलिस खुलकर एक्शन उसी वक्त नहीं ले पाती और बाद में ये जख्म नासूर बन जाता है। 2 मिनट और दीजिएगा, 1 मिनट। हाँ तिवारी जी, बात कंप्लीट कीजिए, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, डीसीपी साहब ने इस चीज को माना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक प्रेशर देकर के बीजेपी का नाम लिया उन्होंने, बसाते हैं। उन्होंने बीजेपी का नाम लिया, क्योंकि दिल्ली पुलिस बीजेपी का नाम लिया, केंद्र सरकार को दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? तिवारी जी, या तो मेरे कानों में दिक्कत है या आपके कानों में दिक्कत है। तिवारी जी, या तो मेरे कानों में दिक्कत है या आपके कानों में दिक्कत है। उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। रिपोर्ट करते हैं? मैंने जिस ढंग से बोला है वो लोग समझ गए किस पार्टी के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मैं कोई पार्टी का नाम नहीं लेता हूं। मैं कोई पार्टी प्रवक्ता नहीं हूं। अपने चैनल को रिपोर्ट करते हैं, आपके ऊपर किसका प्रेशर हो सकता है? इन्होंने माना कि इनके ऊपर राजनीतिक प्रेशर रहता है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के इनके ऊपर प्रेशर रहता है। क्यों नहीं माना इस चीज को? आम आदमी पार्टी क्या कर रही थी जैसे लोग, आप बताइए, अरे जवाब दीजिए डीसीपी साहब का, अरे पूर्व डीसीपी साहब का जवाब दीजिए, बताइए आम आदमी पार्टी क्या कर रही थी उस टाइम? पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कुछ। मित्र मीडिया है ये। 11 साल से आम आदमी पार्टी के MLA इलाकों में रहते हैं, उन्होंने क्या किया कार्रवाई इसमें? ये हमारे इलाके में ये रोहिंग्या आके बस गए हैं, उन्होंने कोई लिखित में कार्रवाई करी? किसी को बोला? मुझे लगता है आप डीसीपी रहे, इतने बेशर्मी से बात कर रहे हैं। दिल्ली के क्या बात है तिवारी जी, आप अपनी जीवा को थोड़ा सा लगाम दीजिए। तिवारी जी, अपनी जीवा को थोड़ा सा लगाम दीजिए। पहले आप किसी को दामाद किसी का बना रहे हैं, उसके बाद आप किसी को बेशर्म बोल रहे हो। मेरे मेहमान को आप बेशर्म बोल रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आगे आप बात करते हो। उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, एक डाउन कीजिए, उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया तो आपने कह दिया बीजेपी से। अब उन्होंने, है ना, अब उन्होंने जब आम आदमी पार्टी के विधायकों के बारे में बोला तो आप उन्हें बदतमीज बोल, कैसी बातें कर रहे हैं, बेशर्म बोल रहे हैं। रिटायर्ड डीसीपी एक स्वतंत्र नागरिक है, अगर किसी पार्टी का नाम ले भी लेंगे तो अचरज हो रहा है क्या?
इस प्रकार की भाषा तो नहीं बोलनी चाहिए। अरे कम से कम अरविंद केजरीवाल जब बोलते हैं, अभिषेक तिवारी जी पता नहीं क्या सीख रहे हैं, अपनी भाषा पर गलत बात है, पता नहीं क्या सीख रहे हैं अभिषेक तिवारी जी। खिलाफ इतनी बातें होती है, कभी किसी को बेशर्म झूठा ऐसे कभी बोलते नहीं है। ये नया टीवी चैनल, टीवी डिबेट का एक नया दौर है, कोई किसी के लिए जिम्मेदारी होती है। अरे सुनिए सुनिए, एक मिनट आप बोलिए। ये मुखौटे चेहरे और सेल अवधेश जी, अभिषेक जी, जिम्मेवारी हमारी भी होती है, हम सब लोग मनुष्य हैं, हम भी अगर आप नहीं सुनिए अभिषेक जी, सुनिए, हम लोग भी सुनिए ध्यान से, जिम्मेवारी हमारी भी है, आपकी भी। आप सुनेंगे ही नहीं तो कैसे उत्तर मिलेगा भाई? आप सुनेंगे तब ना उत्तर मिलेगा। आप किसी की बात का खंडन करिए, लेकिन किसी को पर्सनली अपमानित भाषा बोलना, ये कैसे? ये टेलीविजन का डिबेट है, नहीं मोहल्ले का झगड़ा नहीं है, किसी के साथ गाली गलौज हम लोग पॉइंट पर वापस आइए, ठीक है? अगर वो आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं आप मत जाइए प्लीज। मेरा देखिए ऐसा है कि बगैर पुलिस के, सुनिए सरकार का दबाव दे नहीं सके, दोनों चीजें। हम लोगों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध संघर्ष किया है, बहुत कम उम्र से 80 के आसपास से ये लड़ाई देश में चल रही है। जब असम की इतनी बड़ी लड़ाई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और वहां फिर सरकार बदली थी और आई थी बहुत बड़ी बांग्लादेशी घुसपैठियों की लड़ाई से कम हमारे देश में 1.5 से 2 लाख लोग मारे गए। एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि अभी अजय वर्मा जी के पास फोन आ गया था। क्या सैम पित्रोदा जी का फोन आया था क्या? लेकिन रोहिंग्या जो है शरणार्थी, एक बड़ी खबर आ गई, एक बड़ी खबर। बहुत दिक्कत होती है तो मिल बांट कर सह लेनी चाहिए, ये एग्जैक्ट उनका बयान है। अब शिवम क्या गया आपकी बारी? 30 सेकंड दीजिए आप। अच्छा ले लीजिए, 30 सेकंड ले लीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से जवाब देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि ये हरदीप पुरी जी का ट्वीट है। हाँ। बक्कर वाला एक जगह है, वहां पे बहुत सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं, उनको दामाद बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं किया है। उनको जगह देने का, उनका बिजली बिल से लेकर के राशन कार्ड बनाने का कार्य ठीक है। तीखा प्रहार आपने किया, जवाब शिवम त्यागी से सुनते हो। ओके शिवम जी, आपकी बारी। राव साहब आ रहा हूं मैं। शर्मी जैसे आप जनता के सामने आकर के बेवकूफ बनाने का कार्य करते हैं। ओके ठीक है, अब हो गया ना सवाल आपका, अब जवाब लीजिए, बाकी बताइए। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अजय वर्मा जी जो हैं वो बेचारे हमारे, उनकी पहली बात तो इतनी कोई मतलब लीगल उसकी अगर मैं बात करूं तो उनकी ऐसी कोई हैसियत नहीं है कि वो सैम पित्रोदा के बयान पर कुछ भी कमेंट कर सके। उसका रीजन है, सैम पित्रोदा कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, उनकी ये औकात है कि चुनाव से पहले जब उन्होंने इस देश के लोगों को वेस्ट इंडीज का और पता नहीं कहां का अश्वेत टिप्पणी उन पर कर दी थी, तो उनको पार्टी से बाहर किया गया। और राहुल गांधी के इतने बड़े प्रेमी और गुरुजी हैं वो कि चुनाव खत्म होते ही उनका सस्पेंशन रिवोक करके उनको फिर से पार्टी में ले आए। अगर अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आपका इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है कि नहीं, अगर हिंदुस्तान में घुसपैठिए, एंड आई कोट, घुसपैठिए, हिंदुस्तान में लीगल बांग्लादेशी आ सकते हैं, ओसीआई से कोई भी आ सकता है, कोई परेशानी नहीं। अगर घुसपैठिए आए भी हैं तो उनके साथ एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि इंदिरा भवन जो कांग्रेस का आधिकारिक ऑफिस होने वाला है, और ये अपने हमारे जो राहुल गांधी हैं, इनका जो घर है, इनको एडजस्ट कर लेने दीजिए। ये उनको अपना कमरा दे दे, ये रखें उनको, अपना रिश्तेदार, मामा, फूफा, चाचा जो बनाना है बनाए। दूसरा, बेशर्मों की तरह, बेवकूफों की तरह अरविंद केजरीवाल की पार्टी के प्रवक्ता इस देश का दामाद बता रहे हैं बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को। शर्म आती है थोड़ी बहुत या नहीं आती? अभिषेक तिवारी, इस देश की महिलाओं को गाली देते हुए शर्म नहीं आती आपको? ये बदतमीजों की तरह इस तरह की भाषा आप इस्तेमाल करें, क्या होता है ये दामाद? शर्मी और बेवकूफों जैसी बात करके टीवी चैनल पे बात नहीं होगी। तमीज नहीं आपको कि महिलाओं को गाली दे रहे हैं? शिवम त्यागी, अगर तुम्हारी हैसियत है महिलाओं की तरह इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्या होता है दामाद जी? क्या होता है? दिल्ली घर परिवार में बहनें मां नहीं है क्या? बदतमीज आदमी, बेवकूफ, बेशर्म आदमी। अकल सीखिए पहले थोड़ी। देश की 50 करोड़ महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। काहेलों की तरह बोले जाते हो। महिलाओं के बारे में जब बात कर रहे हो तो सम्मान से बात किया कीजिए। या स्वाति मालीवाल को पीटने वाले लोग नहीं है, सीट महल नहीं है आपका। किसी भी महिला को पीट दोगे, किसी भी महिला के साथ बदतमीजी कर दोगे, ये सीट महल नहीं है, अरविंद केजरीवाल का घर नहीं है, ये देश का नेशनल चैनल है। इस पर देश की महिलाओं को गाली दे रहे हो आप। चुप रहिए आप, बदतमीज सीखे जा रहे हैं। चुप रहिए आप, बदतमीज। एक बात बहुत स्पष्ट यहाँ कहना चाहूंगा, एक बात बहुत मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा। सुनिए, डाउन कीजिए, सबको डाउन कीजिए। अभिषेक तिवारी जी, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा। जब आपने ये बात कही थी कि दामाद बना के रखा, देखिए हमारे देश में चाहे बहन हो चाहे बेटी हो, उनको हम पूजते हैं, है ना, उनको बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। जैसे ही आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, अवधेश जी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई थी और मैंने भी कहा था कि अरे नहीं, है ना। तो इस तरह की बातें लग सकती हैं, किसी को भी चोट ठेस पहुंचा सकती है, तो प्लीज, है ना।